नमस्कार। आज हम करेंगे एक राजनीतिक चीरफाड़। सिर्फ हार जीत के शोर से आगे बढ़कर हम समझेंगे विराटनगर राजस्थान के जनादेश की असलियत। ये एक केस स्टडी है जो दिखाती है कि जमीनी हकीकत क्या है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो हमारा सफर 5 पड़ावों में होगा। पहले विराटनगर की आवाज, फिर 2023 के जनादेश का मतलब समझेंगे। इसके बाद अतीत के चुनावी पैटर्न पर नजर डालेंगे और हाँ, शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और 2028 का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर भी बात होगी। देखिए, किसी भी चुनाव का विश्लेषण आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों से शुरू होता है। उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों को समझना सबसे पहला कदम है। तो चलिए सबसे पहले विराटनगर की जमीन और वहां के लोगों को समझते हैं। तो ये है विराटनगर, राजस्थान के कोटपुतली तहसील में बसा एक ऐसा इलाका जहां एक तरफ गांव और खेती है तो दूसरी तरफ शहर की ओर बढ़ते कदम। मतलब ये एक ग्रामीण और अर्ध शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। और यही मिला जुला चरित्र यहाँ की राजनीति को बड़ा पेचीदा और दिलचस्प बना देता है। आप जरा यहाँ के वोटरों की बनावट देखिए। युवा 40% और महिलाएं करीब 47%। ये आंकड़े मामूली नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि विराटनगर का चुनावी भविष्य असल में इन्हीं दो बड़े समूहों के हाथ में है। उनकी प्राथमिकताएं ही जीत हार तय करती हैं। तो सवाल यह है कि यहाँ के लोगों को असल में किस बात की फिक्र है? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मुश्किलें हैं? पानी की कमी, सिंचाई का संकट, गांवों तक पहुंचने वाली टूटी फूटी सड़कें, बिजली का कोई भरोसा नहीं और हाँ, खेती के अलावा युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी। बेहतर स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकती हैं। चलिए अब जरा 2023 के जनादेश को आंकड़ों की नजर से देखते हैं, क्योंकि बातें अपनी जगह हैं पर नंबर झूठ नहीं बोलते। वो साफ साफ बताते हैं कि आखिर नतीजा क्या रहा और क्यों रहा। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 76.42%। ये बहुत ऊंचा वोटर टर्नआउट है, पिछले चुनावों से काफी ज्यादा। इसका मतलब है कि लोग अपने मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर थे और बड़ी संख्या में वोट डालने निकले। और जब नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी को मिले करीब 47% वोट, वहीं कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन को मिले लगभग 37%। ये जो बीच का 10% का फासला है, ये एक निर्णायक अंतर है। इससे साफ पता चलता है कि जनादेश किस तरफ था। अगर वोटों की गिनती में देखें तो ये फासला था 17,589 वोटों का। चुनावी रणनीति की भाषा में कहें तो यही वो मैजिक नंबर है जिसे पार करने के लिए किसी भी चैलेंजर को काम करना होगा। तो ये है 2023 का पूरा लेखा जोखा एक नज़र में। कुल वोटर, टर्नआउट और पार्टियों का वोट शेयर। ये आंकड़े हमें चुनौती की सही तस्वीर दिखाते हैं। अब इन आंकड़ों को समझने से पहले एक जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। हमारे संविधान का आधार हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान है, और एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सूचित और जिम्मेदाराना तरीके से अपनी बात रखें। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर नागरिक की निजता और सहमति का सम्मान करना भी अनिवार्य है। देखिए, कोई भी चुनाव अपने आप में अकेला नहीं होता, उसके पीछे सालों का एक पैटर्न, एक इतिहास छिपा होता है। तो चलिए अब जरा पीछे मुड़कर विराटनगर के पिछले 15 सालों के चुनावी सफर को देखते हैं। इस टाइमलाइन में एक दिलचस्प कहानी है। 2008 और 2013 बीजेपी के नाम रहे, लेकिन 2018 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। बीजेपी का वोट बट गया और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला, जिसने एक बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन 2023 में क्या हुआ? बीजेपी ने अपनी पुरानी गलती सुधारी, अपने बिखरे हुए वोट को एक साथ जोड़ा और नतीजा अब तक का सबसे ज्यादा वोट शेयर लेकर एक मजबूत वापसी। ये ट्रेंड्स बहुत कुछ कहते हैं। एक तरफ बीजेपी है जिसने 2008 के 26% के बेस से बढ़कर 2023 में 47% का आंकड़ा छुआ। ये एक लगातार ग्रोथ दिखाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन है जो 2018 में अपने चरम पर करीब 39% तक पहुंचा। मतलब साफ है, भविष्य में जीतने के लिए इस 39% की दीवार को तोड़ना ही होगा। तो अब तक हमने क्या हुआ और क्यों हुआ को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अब आगे क्या? 2028 का रास्ता कैसे तय होगा? चलिए अब विश्लेषण से आगे बढ़कर एक संभावित ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं। इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत या 4 पिलर स्ट्रैटेजी कहा जा सकता है। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है चुनावी,
मतलब ओबीसी, जाट, युवा और महिला वोटरों जैसे अहम समूहों पर ध्यान देना। दूसरा है संगठनात्मक, यानी 250 से ज्यादा पोलिंग बूथ तक अपनी टीम पहुंचाना। तीसरा है नैरेटिव, मतलब गांव का विकास और अच्छा शासन जैसी एक साफ और असरदार कहानी लोगों तक पहुंचाना। और चौथा स्तंभ है संसाधन, यानी सही मैनेजर, फंड्स और डिजिटल टूल्स का असरदार इस्तेमाल। किसी भी लड़ाई से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को जानना जरूरी है। तो एक चैलेंजर के लिए यहाँ क्या है? ताकत है युवा चेहरे और गठबंधन की एकजुटता। कमजोरी है जमीनी स्तर पर बीजेपी के मुकाबले कमजोर संगठन। मौका मिलता है सरकार विरोधी लहर की संभावना और ग्रामीण आर्थिक संकट से। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी की मजबूत और पहले से जमी हुई ऑर्गेनाइजेशनल मशीन। अब इस बड़ी रणनीति को जमीन पे कैसे उतारा जाए, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे हर गांव में इलेक्शन मैनेजमेंट यूनिट्स बनाना, गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम, युवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सही इस्तेमाल, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े नेताओं के दौरे। यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि लोकतंत्र में संवाद की एक मर्यादा होती है। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, पर जिम्मेदारी के साथ। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक विमर्श में किसी की निजी गरिमा पर हमला न हो। तो कुल मिलाकर 2028 का रास्ता क्या है? ये सिर्फ वोटों के 10% के घाटे को पाटने का नहीं है। ये असल में लोगों तक डिलीवरी पहुंचाने और उनका भरोसा जीतने का रास्ता है। ये घाटे से डिलीवरी तक का सफर है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि 10% की कमी से 5% की जीत तक का रास्ता किसी एक बड़े करिश्मे से नहीं बनता। ये हजारों छोटे छोटे मगर सार्थक कामों से बनता है। ये जनता की सेवा के प्रति एक मजबूत और अटूट प्रतिबद्धता का नतीजा होता है। क्योंकि दिन के आखिर में हर चुनाव सिर्फ एक सीधे से सवाल पर आकर टिक जाता है कि लोग अपने भविष्य की चाबी किसके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं, वो किस पर भरोसा करते हैं। और यही भरोसा जीतना राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-4162. Purpose Beyond Politics.